मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत महाकवि कालिदास के साहित्यिक योगदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में महाकवि कालिदास के प्रारंभिक जीवन एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में चर्चा की गई थी, जिसमें हमने ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत पर चर्चा की थी। इस वीडियो के अंतर्गत आगे की साहित्यिक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महाकाव्यों के अतिरिक्त महाकवि कालिदास ने नाट्य विधाओं की भी रचना की थी। उनके 3 नाटक विश्वविख्यात हैं, जैसे विक्रमोर्वशीय नाटक का मूल स्रोत ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी के नाटक के नायक और नायिका हैं। पुरूरवा का देवलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना, पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होकर इधर उधर भटकना, संगमनीय मणि द्वारा उर्वशी का पुनः अपने असली रूप में प्रकट होना और अंत में दोनों का पुनर्मिलन होना आदि का बड़ा मार्मिक चित्रण इस नाटक में हुआ है। मालविकाग्निमित्रम, यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें शुंग वंशी राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा है। मालविका अपने लावण्य सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है। रानी इरावती को जब इस प्रेम व्यापार का पता लगा तो मालविका को कारावास में बंद करवा देती है। अंत में यह मालूम होने पर कि मालविका भी राजकुमारी है, तब अग्निमित्र से विवाह हो जाता है। नाटक कला की दृष्टि से मालविकाग्निमित्रम एक अत्यंत सुंदर रचना है तथा इसके संवाद बड़े ही आकर्षक एवं हृदय को छूकर झंकृत करने वाले हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का यह नाटक समस्त संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक की कथा वस्तु के आधार पर महाभारत और पद्म पुराण के मूलतः वे अंश हैं, जिनमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम तथा गंधर्व विवाह का वर्णन है। कालिदास ने इस पौराणिक कथानक के आधार पर 7 अंकों में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। तीसरे अंक में दुष्यंत तथा शकुंतला का समागम और फिर गांधर्व विवाह होना। चतुर्थ अंक में कर्ण ऋषि द्वारा शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करना। पंचम अंक में ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण दुष्यंत का शकुंतला को न पहचानना तथा शकुंतला का अपनी माता मेनका के साथ मारीच ऋषि के आश्रम में रहना। छठे अंक में अंगूठी के मिलने पर दुष्यंत को शकुंतला की याद आना और दुखी होना। सातवें अंक में स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का मारीच ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन तथा शकुंतला से मिलना आदि प्रसंगों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। नाटक के संवाद रोचक और भाषा पात्रों के अनुरूप है। नाटक में श्रृंगार और करुणा रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति प्रेम उत्पन्न होना और दोनों का मिलन और गांधार विवाह में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। और ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करने के अवसर पर करुण रस का निष्पादन हुआ है। 5वें अंक में राजा दुष्यंत द्वारा अपमानित होकर रोती हुई शकुंतला के गमन का दृश्य भी बड़ा करुणाजनक है। इस नाटक के संबंध में तो प्राय कहा जाता है कि जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। निसंदेह महाकवि कालिदास की साहित्यिक विरासत अमूल्य और महान है। यही कारण है कि कालिदास की गणना विश्व के महान और श्रेष्ठ कवियों में की जाती है तथा उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से की जाती है। कुछ विद्वानों ने तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है।
किंतु भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कालिदास की क्षमता का कोई अन्य कवि और नाटककार नहीं है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहना ये हमें उचित नहीं लगता, क्योंकि कालिदास और शेक्सपियर के जन्म काल के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो कालिदास का जन्म प्राचीन समय में हुआ था और शेक्सपियर का जन्म बाद के समय का है। कालिदास की साहित्यिक विरासतें भी अमूल्य हैं, तो उधर अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर की भी साहित्यिक विरासतें अमूल्य हैं। इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर हम नहीं कह सकते। ये कहना चाहिए कि शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास था। कालिदास के साहित्य की विशेषताएं। कालिदास के साहित्य की अनेक विशेषताएं हैं। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का परिपाक हुआ, उसमें उसने लालित्य की नई भावना को जन्म दिया और इस भावना की अमर प्रतिमा महाकवि कालिदास है। कालिदास द्वारा प्रस्तुत मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन के आदर्श ने भारतीय धर्म और संस्कृति को विशिष्ट बल प्रदान किया। समूचा साहित्य शास्त्र कालिदास के साहित्य से इस तरह उद्भासित है जैसे रात्रि तारों से भरी होने पर भी चंद्रमा से ही ज्योतिषमयी होती है। इस कारण उनके साहित्य की अनेक अनुपम विशेषताएं हैं, जैसे भाषा और छंद योजना। अविरल गति से बहती हुई किसी सरिता के समान कालिदास की भाषा में प्रवाह है। उनके समूचे साहित्य में कहीं पर भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। उनकी भाषा और शैली अत्यंत परिष्कृत है। किसी विषय के लंबे चौड़े वर्णन में भी न तो कहीं भाषा में शिथिलता आई, न सरसता का अभाव हुआ, न शैली का प्रवाह टूटा। भाषा का माधुर्य, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास, भावानुकूल शब्द चयन उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। महाकवि कालिदास छंद रचना में भी सिद्धस्त थे। अपने विभिन्न काव्यों तथा नाटकों में घटना, रस एवं भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया। अपनी छंद योजना का उन्होंने इतना अधिक ध्यान रहता था कि जहाँ कहीं रस और भाव में परिवर्तन होता था, वहीं उसी के अनुरूप उसके छंद भी बदल जाते थे। इससे उनके विचारों में प्रभाव आने के साथ साथ छंद, रस और भाव में सामंजस्य उपस्थित हो गया है। नीरस विषयों में सरसता। कालिदास ने अपनी अनुपम कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य एवं सरसता उत्पन्न कर दी। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषयों को जिन्हें अन्य कवि एवं साहित्यकार नीरस समझते हैं, वह भी कालिदास की लेखनी से उतरकर अत्यंत सरस एवं आकर्षक बन गए। ठूंठ वृक्षों और निर्जर खंडरों में भी कालिदास ने सौंदर्य उत्पन्न किया। ऋतु संहार में वह अंश जहाँ ग्रीष्म के तपते हुए दिनों में ठूंठ वृक्षों और जंगली झड़बेरियों में कालिदास ने सौंदर्य ढूंढ निकाला और अत्यंत ही रोचक बन पड़ा। रूपक एवं उपमाओं का प्रयोग। कालिदास का संपूर्ण साहित्य ऐसी असाधारण और नवीन उपमाओं एवं रूपकों से भरा पड़ा है जो काव्य रसिकों और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। उनकी उपमाएं ऐसी अनुपम, अनुकूल, सजीव एवं चित्रमयी हैं कि जिनके बिना छंद पूर्णता सौंदर्यहीन एवं नीरस हो जाते हैं। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। गंगा की कलकल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, सूर्य का ताप, हिरण के चंचल नेत्र, खिलते हुए कमल का सौंदर्य, कोयल की मंदभरी कूक, पपीहे की पुकार, मयूर का नृत्य, कलकल करती पानी में हंसों की किलोरें आदि इस प्रकार की अनेक उपमाओं से कालिदास ने अपनी रचनाओं में नई जान डाल दी है। प्रकृति के साथ तादात्म्य। कालिदास का संपूर्ण साहित्य प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण से भरा पड़ा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की राग भरी गुंजार, माधवी और केतकी की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले कदम्ब और नीम के वृक्ष सभी पाठकों को समक्ष आते हैं, किंतु वे सब निर्जीव और जड़ पदार्थों की भांति नहीं आते, बल्कि कालिदास ने उनको इतना सजीव बना दिया है कि वे चेतन प्राणी के समान प्रतीत होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जब ऋषि कर्ण शकुंतला को पति गृह के लिए विदा करते हैं तो आश्रम वासियों के साथ प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। वृक्ष एवं लताएं शकुंतला के साथ प्रेम करते हैं और कोयल की ध्वनि द्वारा उसे विदाई की स्वीकृति देते हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण कर
जिस सूक्ष्मता का साथ वर्णन किया है उससे प्रकृति और मानव हृदय में अंतर शेष नहीं रह जाता। रघुवंश महाकवि कहते हैं, मृग सीता के दुख में मुंह से घास गिरा देते हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, वृक्षों के पुष्प गिर पड़ते हैं, सीता के रोने पर सारा वन रो रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की विदाई के दृश्य में कहा गया है, पति गृह को जाने के लिए उद्यत शकुंतला को वृक्षों ने अनेक उपहार दिए, परंतु शकुंतला के विछोह को वे सहन नहीं कर सके। इसलिए शकुंतला की विदाई के समय आश्रम वासियों के साथ प्रकृति भी दुखी है। मृगियों ने तृण खाना छोड़ दिया, मोरों ने नाचना छोड़ दिया और लताएं पत्तों के रूप में आंसू बहा रही हैं। यहाँ तक कि उसके द्वारा पाला हुआ मृग का बच्चा भी शकुंतला से लिपट जाता है। मेघदूत में भी कवि ने मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठता प्रदर्शित की है। प्रकृति के साथ मानव की ऐसी तादात्म्यता केवल कालिदास के ग्रंथों में ही मिलती है। मानवीय भावनाओं का चित्रण। कालिदास की रचनाओं में मानव हृदय की कोमल भावनाओं एवं विचारों का वर्णन अत्यंत सुंदर हुआ है। महाकवि ने मानव जीवन के ऐसे गुहात्म रहस्यों का भी सजीव चित्रण किया है जिन पर सर्वसाधारण की दृष्टि नहीं जाती। कालिदास ने मानव हृदय की भावनाओं को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक उनकी रचनाओं के किसी अंश को पढ़कर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, जब आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के हृदय में प्रेम भावनाओं की उदात्त तरंगें उत्पन्न होती हैं। यद्यपि दुष्यंत संकेतों के माध्यम से अपना प्रेम प्रकट करता है, लेकिन शकुंतला नारी सुलभ लज्जा के कारण नयन झुकाए मौन रह जाती है। महाकवि ने मनोभावों का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है। शकुंतला को विदा करते हुए समस्त संसार से विमुख होकर निर्जन आश्रम में रहते हुए वितरागी कण्व की पीड़ा के वर्णन में कालिदास ने कण्व ऋषि के हृदय का एक एक कोना छानकर उनकी मर्मांत व्यथा का जो वर्णन किया है वह स्वयं एक उदाहरण है। इसी प्रकार रघुवंश में जहाँ इंदुमती के स्वयंवर के पश्चात विवाहोत्सव का वर्णन किया है, वहाँ पर भी कालिदास ने प्रेम भावनाओं का ऐसा चित्रण किया है जिसमें लज्जा की मर्यादा और प्रेम की उच्छृंखलताओं के बीच एक विचित्र संघर्ष दिखाई देता है। सौंदर्य वर्णन। कालिदास प्रकृति और मानव के मिलन से अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और नारी के यौवनमय लावण्य की और सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन किया है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत की शोभा वर्णन, रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि का तपोवन तथा त्रिवेणी के सौंदर्य का वर्णन तथा ऋतु संहार में सारी ऋतुओं के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत आकर्षक है। मेघदूत में भी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बहुत ही सुंदर हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रथम अंक तो प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण से भरा पड़ा है, जैसे मालिनी की रेती में खेलते हुए हंस, मिथुन, पर्वत की तलटी में मृग के सींग से आँख खुजलाती हुई मृगी और वृक्षों की शाखाओं पर सूखती हुई ऋषियों के बलकलों के अंकन से ही चित्रमयी शकुंतला का लावण्य पूरी तरह खिलता है। तात्पर्य यह है, कालिदास प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव प्रकृति का मनोरम सौंदर्य ही उनकी भाषा है। प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ कालिदास का नारी सौंदर्य वर्णन भी मनमोहक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नारी सौंदर्य में विशेष रुचि थी। कुमार संभव में महाकवि ने पार्वती के सौंदर्य का नक्शिक तक वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के यौवन और सौंदर्य का वर्णन तो अत्यंत मनमोहक है। महाकवि कहते हैं कि शकुंतला को बनाने के लिए पहले ब्रह्मा ने उसे चित्त में परिकल्पित किया होगा। मेघदूत में यक्ष मेघ से अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करता है, परंतु महाकवि ने नारी के बाह्य सौंदर्य को प्रधानता न देकर उसके शुभ गुणों के सौंदर्य को प्रधानता दी है। अतः कालिदास ने सौंदर्य के साथ साथ मर्यादित व्यवस्था और संतुलित जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है जो एकदम अनूठा है। इस प्रकार कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों के यश को फीका कर दिया। उनके परवर्ती कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भवभूति, मुरारी आदि सभी पर कालिदास के साहित्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है तथा समूचा सौंदर्य साहित्य महाकवि के सौंदर्य के दर्शन पर टिका हुआ है।